हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। तो बेटा वेलकम है आपका एटीट्यूड सीए के अंदर। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको लॉ और ऑडिट की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एज ऑफ नाउ। सीए इंटर, सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल की। तो अगर बच्चे, कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं पर्टिकुलर बैच के साथ, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। और वैसे तो हमारा यूट्यूब चैनल है ही। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी सीए फाइनल की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ऑडिट की। और फॉर्म भी हम लेके आने वाले हैं। तो आज जो ये क्लास है वो सीए इंटर की चैप्टर 3 की क्लास होने वाली है सितंबर एग्जाम्स के लिए। रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि बेटा ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आपके पूरे ऑडिट के अंदर। तो इसकी क्लासेस एक ही पार्ट में नहीं पॉसिबल है कि 2 घंटे की मैं क्लास लगा के बैठ जाऊँ। क्लासेस आएंगी और अब रेगुलर क्लासेस आएंगी। तो मतलब आज पार्ट फर्स्ट आएगा, कल पार्ट सेकंड आएगा, ऐसे थ्री थ्री फोर पार्ट आएंगे इस चैप्टर के। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट टू स्टे अपडेटेड। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो न्यू व्यूवर्स क्या कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहली बात है कि जो बच्चे मेरा नाम नहीं जानते, तो मेरा नाम है सीए अंजलि। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अपने पेन पेंसिल मॉड्यूल लेके बैठ जाइए। बेसिकली दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर है, ये आपको पढ़ना कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली बात है आपका कि ये चैप्टर आपके 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। राइट, ऑडिट रिस्क सबसे पहला जो सेगमेंट है बच्चा लोग, वो है ऑडिट रिस्क। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेस करना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क क्या है। थर्ड वन है रिस्क असेसमेंट एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद आपने रिस्क असेस कर लिया, प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसके बाद आपको प्रोसीजर अप्लाई करने। नेक्स्ट में क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको क्या दूं, इसको मैं नंबर दूं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले आइडेंटिटी के एनवायरनमेंट के बारे में तो पढ़ोगे ना। उसके बाद उसको जानने के बाद आप देखेंगे कि भैया ऑडिट रिस्क क्या है। देन आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और आरएपी प्रोसीजर, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, धीरे धीरे करके पूरे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। एक केस स्टडी मैं मतलब ऐसी कोशिश करूंगी कि स्टार्टिंग में मैं आपको तरीके से समझाऊं कि आपको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे प्रोसेस नहीं करना। उसके बाद ये चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है डिजिटल ऑडिट और डिजी ऑडिट जिसको होते हैं। जब ऑडिट को डिजिटली कंबाइन करते हैं, यानी कि पहले मैनुअल ऑडिट हुआ करता था, अब हर चीज के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है, हर चीज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके पास। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, टेस्टिंग मेथड्स। तो अपने ऑडिट के लिए आप अपना सिनेरियो मेंटेन करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की हेल्प लेते हैं। देन उसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल ऑडिट। ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा सबसे पहले जो रिस्क असेसमेंट और ऑडिट रिस्क, सबसे पहले आपको क्या करना है? रिस्क, ऑडिट रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ऑडिट रिस्क होता क्या है। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है खतरा। अब ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? अब ऑडिट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि क्या खतरा है, कि फ्रॉड आएगा या नहीं आएगा। ऑडिट रिस्क का ये मतलब नहीं है। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, तो यह समझते हैं। बेटा ऑडिट रिस्क क्या कहलाता है? आप कौन हो भैया? ऑडिटर। कौन हो? ऑडिटर। अब ये मत कहना हम सी हैं मैम, आप कैसी बात कर रहे हो। हम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पे कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? आप एक ऑडिटर का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑडिटर का काम क्या होता है। मैम ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव एन ओपिनियन whether the financial statements are true and fair, represent the true and fair view based upon the audit evidences, based upon the audit procedures, and based upon the evidences provided by that management। नॉर्मल लैंग्वेज में यही बात है। तो हमने क्या बोला था कि ऑडिटर का काम ये नहीं है
कि भैया फ्रॉड डिटेक्ट करना है। ऑडिटर का काम ये है कि भैया अपना ऑडिट ओपिनियन देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भैया फ्रॉड से रहित है, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ओके, चाहे तो फ्रॉड से उसके अंदर जो मिस स्टेटमेंट हो रही है वो फ्रॉड एंड एरर से हो रही है या नहीं है, उसको बोला जाता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट, अब ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब ये है कि कुछ सरकमस्टांसेस के चलते, कैसे सरकमस्टांसेस, या तो ऑडिटर ने छानबीन ढंग से नहीं की, या ऑडिटर ने अच्छे से अपना ऑडिट प्रोसेस नहीं किया है। थर्ड थिंग, या ऑडिटर को प्रॉपर ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं कराए हैं, उसके चलते ऑडिटर अपना जो ओपिनियन देता है, ऑडिटर अपना जो ओपिनियन देता है कि तुम्हारे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही सलामत है, यानी सही सलामत है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, वो ओपिनियन गलत देता है, उस रिस्क को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। उस रिस्क को क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब एक ऐसा रिस्क, ओके, ऐसा रिस्क जिसमें ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब बोथ द सेम है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है अगर आपकी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ड्यू टू दैट थिंग, रेलेवेंट थिंग, ऑडिट एविडेंसेस नहीं है या जो भी मिले हैं, ऑडिटर फाइनेंशियली मटेरियल मिसस्टेटमेंट को बोल देता है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ऑडिट रिस्क। सेकंड, कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एक्चुअली में जो वो फिगर्स है, एक्चुअली में किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, बट ड्यू टू समथिंग ऑडिटर गिव्स एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट कंपनी इज मटेरियल मिसस्टेटेड, तो क्या हुआ? ऑडिटर ने अपना गलत ओपिनियन दिया कि जो सही था उसको गलत बोला, गलत को सही बोलता, उसको बोला जाता है ऑडिट रिस्क। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा लिखा है ऑडिट रिस्क मींस द रिस्क that auditor gives an inappropriate opinion। मैं यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, रॉन्ग ओपिनियन नहीं लिख के आना, गलत हो जाएगा। रॉन्ग ओपिनियन नहीं देता भैया, ऑडिटर रॉन्ग ओपिनियन कैसे देगा? ऑडिटर कैसे बोल सकता है कि सही है गलत है? क्योंकि जो ओपिनियन बेस्ड है वो एविडेंस पे बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है वो उसकी रिसर्च पे, उसकी प्रोसीजर्स पे बेस्ड है, राइट? दैट्स व्हाई द वर्ड इनअप्रोप्रिएट यूज। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है जहां पे जो आना था वो नहीं है, वो सही ओपिनियन नहीं दिया गया। Inappropriate audit opinion when the audit financial statement are materially misstated। materially misstated मैंने अपनी सीरीज में बताया था, materially का मतलब होता है जो इंटेंड यूजर्स के डिसीजंस को चेंज करे, दैट्स थिंग। materially मतलब अहम, misstated का मतलब होता है wrong। misstated का मतलब ये है कि हो सकता है फिगर्स में गड़बड़ है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ओके, इन सारी चीजों में मिस्टेक्स है, दैट्स कॉल्ड द misstated। Now it means that an auditor express an unmodified opinion when financial statement are materially misstated। ओके, अनमोडिफाइड ओपिनियन। देखिए ऑडिटर आपके तीन तरीके के ओपिनियन देता है, वैसे तो भी है मॉडिफाइड और अनमोडिफाइड। मॉडिफाइड को अगर आप उसमें कंफ्यूजन है तो आप ऐसे करिए, मॉडिफाइड का मतलब है चेंजेबल, मॉडिफाइड किया, जो चीजें प्रेजेंट की गई थी उसको दोबारा से बदला गया है। तो जब ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देता है, मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को दी गई थी दैट वाज नॉट करेक्ट, वो ऑडिटर ने अपने रिसर्च बेस पे, अपने रिसर्च बेस पे कुछ और रिलेवेंट थिंग मिल रही थी तो वो मॉडिफाइड हो गई है, राइट? अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि ऑडिटर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिली थी तो ऑडिटर को कोई गड़बड़ नजर नहीं है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस में ऑल्सो, ठीक है? तो जैसा था वो वैसा ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे फॉरवर्ड कर रहा है अपना स्टैम्प मार के, so that's called unmodified। So it means an auditor express an unmodified opinion when financial statement are materially misstated। भैया जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट केस है मटेरियली मिसस्टेटेड थी, मतलब गड़बड़ थी, तब ऑडिटर ने बोला नहीं सब कुछ ठीक है। दूसरा, इन सच केस अगर ऐसा ओपिनियन देगा तो भैया ऑडिटर की रेपुटेशन नहीं, हर ऑडिटर की रेपुटेशन नहीं बिगड़ेगी बल्कि पूरी प्रोफेशनल बॉडी की रेपुटेशन बिगड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ टुडे 2 जुलाई एंड वी सेलिब्रेटेड, yesterday we celebrated, our institute celebrated 75th birthday। ओके, सो इंस्टीट्यूट की जो मतलब इमेज है, जो सीए पे सब लोग भरोसा करते हैं, वो सारी चीज पे बिगड़ती है, राइट? To avoid such unpleasant consequences, the auditor will plan and perform the audit। तो इसी चीज को ना हो तो ऑडिटर को अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑडिटर को रिस्क असेस करना पड़ता है, ऑडिटर को पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, राइट? तो यहाँ पे देखिए SC 200 states that
The auditor shall obtain keyword sufficient appropriate audit evidences to reduce the audit risk. इसीलिए ऐसे 200 में बोला गया है कि ऑडिटर को पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, ऑडिटर को पूरे एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ते हैं, ताकि ऐसा ऑडिट रिस्क, किस चीज का रिस्क, ऑडिट रिस्क, कौन सा क्या होता है ऑडिट रिस्क, कि इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना कि भैया अराइज ना हो। अगर ऐसा ऑडिटर ने कहती तो भैया नेक्स्ट टाइम से उसको कोई भी ऑडिट पे नहीं रखेगा और तुम्हारे इंस्टीट्यूट पे से भरोसा उठ जाएगा, राइट। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको, ठीक है, आप इसकी रीडिंग भी ले सकते हैं, रीडिंग भी नहीं लेना, देना ही है। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज आर्टिफिशियली। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि भैया आपको एग्जांपल दे रखा है कि भैया तुमने कंपनी के किसी ने आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स इंक्रीज करा दिए। कैसे करा देते हैं भैया, सेल्स बढ़ा दी, फेक सेल्स दिखा दी, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, एक्सपेंसेस आपके कम दिखा दिए, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। इन सच केस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। आर्टिफिशियल सेल्स तुमने डाली है, फेक सेल्स, बोगस सेल्स डाली है तुमने, ऑब्वियस की बात है, तुमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, या तुमने अपने फेक एक्सपेंसेस तुमने कम करके दिखाए हैं, तो जो प्रॉफिट है वो मटेरियली स्टेटेड मिसस्टेटेड है भैया। The probability that auditor in such case express an inappropriate audit opinion and refer to the audit risk। भैया अगर उसको तुमने ढंग से, मतलब ऑडिटर ने अपना दिमाग, जो ये 5 साल की 6 साल की मेहनत है जो तुम पढ़ रहे हो, वो यूज नहीं किया, एविडेंस पे पूरा प्रूव किया, तो भैया ऑब्वियस की बात है, तो तुम तो अपनी गलत ऑडिट रिपोर्ट कराओगे ना। जब उस चीज की टैली होगी या सब चीज होगी, तो भैया चांसेस है कि ऑडिटर अपना गलत ओपिनियन दे और जिससे सारी चीजें उसके रेपुटेशन पे धक्का लग जाए। तो कुल मिला के समझ में आया कि ऑडिट रिस्क होता क्या है, राइट। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द डिटेक्शन रिस्क। सो भैया अगर मैं एक इक्वेशन में लिखूं, तो ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियली मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, राइट। डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि भैया आप मटेरियली एज एन ऑडिटर, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियली मिस स्टेटमेंट मौजूद है, आप उसको कितना अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं, कितना परसेंट आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एज एन ऑडिटर आपने डिटेक्ट ही कम किया, तो मोर एविडेंट है कि आप लोग उसको मतलब क्या करें, अपना ओपिनियन गलत है। तो कुल मिला के आपको ऑडिट रिस्क का समझ में आया। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक्सेस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आप कितना सही या गलत डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेक्ट किया, 100% तो नहीं, क्योंकि ऑडिट में खुद बोल रहा है अश्योरेंस, तो आपने जितना परसेंट डिटेक्ट किया उस हिसाब से आप अपना पूरा प्रोसेस ऑडिट प्लान करते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गया है, बिल्कुल समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो भैया लाइक जरूर कर देना, तुम लाइक नहीं करते हो। जो बच्चे नए हैं बच्चों, उन लोगों को रेफर करो जो बच्चे जिनको इस चीज की जरूरत है, अपनी कम्युनिटी की ही मदद करोगे, तब जाके ही आप भी आगे मदद आप भी आगे बढ़ पाएंगे। और जब आप आगे बढ़ते हैं सबके साथ, तो एक कम्युनिटी है हमारी, तो सब लोग हम आगे बढ़ेंगे, सीए, राइट। ओके, तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ओके, तो ये सीए फाइनल की भी क्लासेस है, तो आपके सीए फाउंडेशन की भी क्लासेस उसमें आने वाली हैं, राइट। तो नेक्स्ट है बेटा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैम ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। तो आइए इधर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 200 क्या कहता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज अ रिस्क दैट आर फाइनेंशियल। भैया रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, इतना क्या क्या कि मेरा गला बैठ गया, क्या बोल रहा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटेड है, और इससे पहले यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसमें फेक सेल्स दे रखे हैं, जो उसके फिगर्स हैं वो अंडर शो हो रही है, ओवरकास्ट हो रही है, अंडरकास्ट हो रही है, या वाउचर से एंट्री नहीं हो रही, कोई ओमिशन कमीशन है, रिकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस में है, फ्रॉड है, एरर है, इसको क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट सिंपली मींस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर, दैट व्हाट आई सेड, दैट के फ्रॉड एंड एरर है। व्हाट डू यू मीन बाय द मिसस्टेटमेंट। आ जाइए, जो बच्चे अभी से माथा मार रहे थे कि मैम मिसस्टेटमेंट का मतलब तो आपको नहीं बताया, तो आप ये सुनिए मिसस्टेट का मतलब, misstatement refers to the difference between the amount, classification, presentation, and disclosure in the reported financial statement item and the amount of classification presentation। भैया जो तुमने अपनी फाइनेंशियल, तुमने का मतलब तुमने मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, जो मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट दिखा रखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर आइटम। भैया सिंपल बात है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सेल्स की जो वैल्यू दिखा रखी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो दे रखी है 450 करोड़, बट एग्जैक्टली ये तो डिस्क्लोजर अमाउंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है।
बट एज पर दी ऑडिट एविडेंसेस, नॉट ऑडिट एविडेंसेस, मैनेजमेंट ने जो आपको ऑडिट एविडेंसेस दिए हैं या मैनेजमेंट से आपने जो कलेक्ट किए हैं, जो उनकी सेल परचेज की वाउचर्स हैं, सेल्स रजिस्टर है, लेजर्स है, रिक्विजिशन है, उन सबका आपने जब अच्छे से देखा तो वो सेल्स और सेल्स कितनी बढ़ रही है, 400 करोड़ की, राइट। तो ये जो डिफरेंस हो गया 50 का, तो इसको बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। भैया दोनों फिगर्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसको बोला जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये 50 करोड़ तो मेरे एग्जांपल में ये डिफरेंस है, बट हो सकता है फ्रॉड की वजह से हो सकता है कैलकुलेशन, कई केसेस होता है कि रिकैलकुलेशंस की वजह से होता है, हो सकता है कुछ मिसप्लेस हो गया उसकी वजह से हो। क्लियर हो गया? ऑलराइट, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं तो फटाफट से हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। चार्जिंग एंड कैपिटल, भैया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी। जैसे ही आपने 100 करोड़ की मशीनरी का एक्सपेंस दिखाया तो क्या हो जाता है, तुम्हारे प्रॉफिट गिर जाते हैं। जैसे तुम्हारी प्रॉफिट क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्यों? तुम्हारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, प्रॉफिट कम हो गई, तो ऑब्वियस की बात है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब तुम्हारा प्रॉफिट जब इतना 100 करोड़ से कम हो गया तो दैट गोइंग टू बी इफेक्ट योर इंटेंड यूजर डिसीजन। ये समझ में आ गया ना, राइट। या फिर तुमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल में दिखा दिया, ठीक है भैया। अब तुमने डेप्रिसिएशन एक आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तुमने किसमें दिखा दिया, कैपिटल में दिखा दिया, तो भैया कैसे कैसे काम चलेगा? हालांकि दैट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आप उसको कोई नॉमिनल अमाउंट का नहीं है। नाउ डिफरेंस इन द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंस है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने WTV मेथड की जगह स्ट्रेट लाइन से आपने डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो भैया ये तो सरासर नाइंसाफी है ना भैया। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, और आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से एनआरबी की कैलकुलेशन, स्टॉक की कैलकुलेशन, एनआरबी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे नहीं करी है, आपने कॉस्ट पे कर रखी है, प्रोवाइडेड सम सर्कमस्टांसेस जो होते हैं एस्टिमेट, तब आप कॉस्ट पे करते हैं, कॉस्ट ऑन एनआरबी विच एवर इज लेस, आपने वही आपको फॉलो करना पड़ता है, एक्सेप्ट कि वही आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव ना हो, राइट। डिफरेंस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट दे रखा है, प्रोविजन का अकाउंटिंग एस्टिमेट दे रखा है, डेटर्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये जो आपने बना रखे हैं वो एस्टिमेट गलत है, जो ठीक है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। इंटेंशनल बुक फेक एक्सपेंसेस, तो ये सारे आउटस्टैंडिंग और ओवर स्टेटिंग, अंडर स्टेटिंग एक्सपेंसेस, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द मिसस्टेटमेंट। ऑलराइट, समझ में आया भैया या नहीं समझ में आया? नाउ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में एग्जिस्ट एट द टू लेवल्स पे आपका एग्जिस्ट करता है। एक होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करता है, आइए चलते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मैं इस एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। क्या बोल रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट एट द टू लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। एक होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, एक होता है असोशिएट लेवल्स पे, अकाउंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे, अकाउंट बैलेंसेस पे एंड डिस्क्लोजर पे। अब मैम ये है क्या? Risk of material misstatement at overall financial statement refers to the risk of material statement that relate pervasively, pervasive का मतलब होता है more importantly, मतलब जरूरत से ज्यादा affect the financial statement at whole, potentially may affect many assertion, हर assertion को affect करता है। Risk of material misstatement at assertions levels, एक होता है assertions levels, ठीक है, class of transaction ये assertions levels पे है, ठीक है। Assessed in determine nature, time and extent of further audit procedure necessarily to obtain sufficient appropriate audit evidences. For example, अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट को समझाती हूँ। भैया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, अब आपको पूरे प्रॉफिट में गड़बड़ नजर आ रही है, पूरे प्रॉफिट में ही आपको लग रहा है नहीं नहीं ये नहीं है। अब उस प्रॉफिट में ये होता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कैश फ्लो ठीक है ना प्रॉफिट ठीक है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलरली आपने बोला भैया कैश में भी मिस्टेक, कैश में भी कुछ मिसस्टेटमेंट है, सेल्स में भी कुछ मिसस्टेटमेंट है, परचेजेस में भी कुछ मिसस्टेटमेंट है, भैया सब में मिसस्टेटमेंट है। तो ये कौन सा फर्स्ट है ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पे, जो परविसिवली मतलब वेरी डीपली, मतलब जो हिला के रखते भैया, हिला डाला ना वो वाला, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, मिस स्टेटमेंट आ रही है। दूसरा क्या है कि भैया प्रॉफिट ठीक है, तुमने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक निकाला, तुमने क्या करा ये सारी चीजें ठीक निकाली, लेकिन यहाँ पे सेल्स में सिर्फ गड़बड़ आ रही है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ ना कुछ स्टॉक की वैल्यूएशन में गड़बड़ आ रही है। एक अजर्शन है, अजर्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इनकम, ठीक है। अकाउंट बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है, उसके डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ आ रही है। अगर बाकी सारा ठीक है, ओवरऑल क्रेडिटर्स ठीक है, डेटर्स ठीक है, परचेज ठीक है, सेल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब एक पर्टिकुलर आइटम में गड़बड़ आ रही है, तो उसको बोलता है मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, कि भैया जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही थी, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था, तो उसके एक पर्टिकुलर आइटम में गड़बड़ आ रही है एट असर्शन लेवल, चाहे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो वो बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन, ठीक है। एक होता है ओवरऑल लेवल, एक होता है असर्शन लेवल।
क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट से लाइक बता दो। लाइक कर दिया करो भैया, इतनी बुरी भी नहीं लेती है क्लास, ठीक है, इतनी क्लास सही रहती है। बस तुम लोग निकम्मा पना करते हो एक लाइक देने में, और फिर कहते हो एग्जामिनर तुम्हें नंबर नहीं देता। भैया तुम लोग भी तो लाइक नहीं देते, अब तुम क्लियर करके तुम लोग एग्जामिनर बनोगे, चक्कर बनोगे, तो तुम लोग, तुम्हारी मेंटेलिटी वाले लोग क्या है, बच्चों को पास नहीं करते। बच्चे कह रहे हैं मैडम आप कर देते हो पास बेटा, अगर चेकिंग की कॉपी आए तो हम तो जरूर पास कर दे, बशर्ते उस दिन मूड ठीक, राइट? ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की क्या कंपोनेंट्स है। तो मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूँ, ठीक है? चलिए, सो कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, मैं आपको ये पूरे कंपोनेंट्स बताऊंगी, और ऑडिट रिस्क का भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दूंगी। देखिए, ऑडिट रिस्क जो हमने किया, ऑडिट की चार्ट में रिक्वेस्ट करूंगी आप बनाइए, हालांकि आगे मॉड्यूल में दे रखा है, पर प्रॉपरली कैसे समझते हैं ऑडिट रिस्क कैसे बनता है बच्चों। ऑडिट रिस्क बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क, राइट? ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि आपने, क्या ऑडिटर ने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाया और उस पर अपना इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, राइट? यस। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी दो लेवल्स पे होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल होल लेवल पे, फाइनेंशियल होल लेवल, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, असर्शन लेवल। असर्शन मतलब क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स या पर्टिकुलर आइटम। अब देखो, आपको होल लेवल पे भी जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट बच्चों चेक करना है, होल लेवल पे भी आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट चेक करना है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें, अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट गलत हो रहा है तो तुम नेट प्रॉफिट को ही चेक करोगे। भैया नेट प्रॉफिट आया कैसे? नेट प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? नेट प्रॉफिट डिपेंड है आपके एक्सपेंसेस पे, इनकम पे, और वो किस पे डिपेंडेंट है भाई? वो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, राइट? यानी आपको हर एक क्लास को, ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि होल लेवल पे भी अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आपको पहले असर्शन लेवल चेक करना पड़ेगा। असर्शन लेवल का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल्स पे, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हर एक इंडिविजुअल आइटम पे आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए असर्शन लेवल पे आपके दो टाइप के क्या है, आपका है एक असर्शन लेवल, जब आप चेक करते हैं तो दो टाइप के आपके रिस्क होते हैं। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है आपका कंट्रोल रिस्क। एक क्या होता है आपका इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क, ठीक है? तो यहाँ होल लेवल का कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली होल लेवल को भी चेक करने के लिए आपको असर्शन में जाना है, और असर्शन लेवल को आप चेक करते हो तो दो टाइप के रिस्क मिलते हैं आपको। इनहेरेंट एक छुपा हुआ रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है छुपा हुआ रिस्क नहीं है, बस बिकॉज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया चेकिंग ढंग से नहीं है, इंटरनल ऑडिट ढंग से नहीं है, मैनेजमेंट ढंग से नहीं है, जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ, वो क्या होता है? कंट्रोल रिस्क, ठीक है? तो कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क क्या होते हैं, अगर मैं देखूं तो मैं ब्लू लाइन से आपको कर रही हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये दोनों चीज, तीनों चीजें कवर होती है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है? कोई कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है कि मैडम होल लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं। ऑब्वियसली ओवर लेवल पे नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे चेक करने के लिए भी आपको ईच ट्रांजेक्शन पे जाना पड़ेगा, असर्शन पे जाना पड़ेगा, और जब आप असर्शन पे जा रहे हो तो आपको दो टाइप्स के रिस्क मिलते हैं। अब डिटेक्शन रिस्क में दो टाइप के रिस्क आते हैं। ये तो था मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक चीज को एडवांस में चेक करने के लिए। अब डिटेक्शन रिस्क आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग रिस्क, भैया सैंपल लेते हैं, एक होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो कुल मिला के अगर मैं इस इक्वेशन को बताऊं, तो आपने ये बना लिया, अगर जिसने नहीं बनाया पॉज करके बना सकता है, ठीक है? आप बना लीजिए कि कुल मिला के तो ये जो है, ये कंपोनेंट्स, ये है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, एट असर्शन लेवल। कुल मिला के एक इक्वेशन और होती है, ठीक है? अब एक इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे, सो अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के बता रही हूँ अनदर कलर इनसे, कि कुल मिला के ऑडिट रिस्क किस तरीके से बन जाता है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ,
इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क, राइट, मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। अगर मैं इसको, आप मैथमेटिक्स में तेज होंगे तो अगर मैं इसको और लिख सकती हूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू सैम्पलिंग रिस्क इनटू नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क को मिला के बनता है डिटेक्शन रिस्क। भैया कैसे डिटेक्ट किया, सैंपल करके या नॉन सैंपल करके, और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई? सच्चे सच्चे बताओ तो बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? अगर अच्छा सा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ऑलराइट, तो आप चलते हैं डायरेक्टली आपकी बुक में। और आपकी बुक क्या कह रही है, ठीक है, बुक तो क्या मॉड्यूल है, तो आपको ये डायग्राम समझ में आया? अगर ये डायग्राम समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे ये सेम लिखा है, टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं आपके, इनहेरेंट रिस्क का होता है और एक कंट्रोल रिस्क का आपका कंपोनेंट होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। आगे में क्या है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क इज ससेप्टिबिलिटी, इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, और असर्शन लेवल अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, एक लेवल पे, एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पे, जैसे सेल्स पे हुआ या परचेजेस पे हुआ, एक ऐसा रिस्क जो कि छुपा हुआ है। दैट मिस स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल, मतलब आपको पता है ना, इनहेरेंट रिस्क में आपको बता दूं क्या होता है, कि ऑडिटर चाहे कुछ भी कर ले बेटा, 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। आपने डेटॉल का ऐड देखा होगा, लाइजोल का ऐड देखा होगा, उसमें कभी ये नहीं होता 100% क्लीननेस, उसमें होता है 99.9% जर्म्स क्लीननेस, 1% का रिस्क सभी में होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट एज अदर स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन। ये अंडरलाइन दिस, देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट बिफोर कंसीडरिंग एनी कंसिस्टेंस ऑफ इन कंट्रोल इज एन एंटिटी particular transaction account balance is required to be made, financial statement of identity have chance of getting misstatement। ऑडिटर से ऑडिट करा रहे हो तो वो आपको ये नहीं बोलता 100% तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे जब आपका लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है तो वहां पे ऑडिटर साफ साफ स्पेसिफाई करता है, देयर कुड बी इनहेरेंट रिस्क, कि हर चीज में एक रिस्क होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। वो अगर चांसेस हुए तो भैया वो इनहेरेंट रिस्क की वजह से होते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि कुछ डिस्क्लोज ढंग से नहीं किया हो सकता है कुछ टोटलिंग में मिस्टेक हो, दैट कुड बी अ चांस, दैट कुड बी अ चांस, दैट रिस्क इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरेंट रिस्क आर higher to some assertion related to the class of transaction account balance, for example it may be higher in complex transaction। जैसे सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में, जिसके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में, सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होती है, वहां पे चांसेस है आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जिसको फॉलो होता है कि फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, दे आर अनसर्टेन, देयर आर समथिंग, ठीक है। तो वहां पे भी चांसेस होते हैं। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क के कई भाई छुपा हुआ रिस्क होता है, जरूर होता है, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स। इनहेरेंट रिस्क को डिसाइड करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक होते हैं, सब्सटेंशियल प्रोसीजर। अब इनहेरेंट रिस्क, छुपा हुआ रिस्क, वो कैसे पता करेगा, क्या फैक्टर्स होते हैं, तो भैया उसके लिए हम कंट्रोल्स चेक करते हैं। अब आपको 100% सब चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी का, उसके कंट्रोल कैसे है, क्या पॉलिसीज प्रोसेसेस क्लियर है, क्या मैनेजमेंट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन एक लेवल ऑफ मतलब एक लेवल, एक सीरीज से गुजरती है, प्रॉपर डेलीगेशन ऑथराइजेशन ऑफ ड्यूटीज है भी या नहीं, राइट। तो ये आपका है ऑडिट इनहेरेंट रिस्क। नाउ ऑडिटर में एक्सेस में that inherent risk of two different assertion is lower while recognize the one assertion has less inherent to other। सिंपल बात है, क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन में इनहेरेंट रिस्क मौजूद हो, कई ट्रांजैक्शन में कम इनहेरेंट रिस्क होता है, कई ट्रांजैक्शन में ज्यादा इनहेरेंट रिस्क। फॉर एग्जांपल जिस चीज का आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, उसका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा। जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल पेट्रोल है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, आप उसका कैसे क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे? मिल्क है इस चीज में, तो बेटा उसमें थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वही आपका शू है तो आप उसको फिजिकल यूनिट काउंट कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ऑलराइट, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं इनहेरेंट रिस्क में। आगे तो फ्यू एग्जांपल ऑफ इनहेरेंट रिस्क दे रखे हैं ब्लू बॉक्स में, मेरा ब्लू बॉक्स है, आप लोगों का ब्लैक हो सकता है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी स्पेशली गाइडेंस देते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 गाइडेंस देता है कंस्ट्रक्शन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 देता है सेगमेंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओके
Now, second example है, there are large number of business failure in an industry. The assertion of financial statement in an entity operating in such an industry carry an inherent risk of being misstated. अब large number of failure हो रहा है, जब failure ज्यादा हो रहे हैं, सारी चीज हो रहा है, तो उसमें आपके chances हैं कि आपका जो इंडस्ट्री है वो उसमें इनहेरेंट रिस्क हो सकता है. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? देखिए बच्चा, आपको मॉड्यूल की रीडिंग लेना कंपलसरी है. दिस क्लास इज ओनली आपकी, कहते हैं ना, आपकी लकड़ी है आपके सहारे की, तो चलना तो आपको ही है. तो आप इसको सहारा लेके जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने मॉड्यूल के साथ साथ बिल्कुल रीडिंग लेते जाइए. ठीक है. नाउ कंट्रोल रिस्क सेकंड होता है. कंट्रोल रिस्क, बेटा कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है समझते हैं. कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट कुड बी अकर ऑन assertion बट अबाउट क्लास. देखो मिस स्टेटमेंट ये दोनों में है कि मिस स्टेटमेंट हुई है, किस लेवल पे हुई है, असर्शन लेवल पे. अब असर्शन लेवल पे या तो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे है. क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स है आपने कैपिटल में डाल रखी है, जो कैपिटल नेचर की आइटम है आपने रेवेन्यू में डाल रखी है. अकाउंट बैलेंसेस, यानी कि जो सेल थी वो 400 करोड़ की थी, आपने 450 करोड़ की दिखा रखी है. समझ पा रहे हैं आप मेरा एग्जांपल? और डिस्क्लोजर, आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया, आपने कंटीजेंट लायबिलिटीज, आपने प्रोविजंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है. that could be material either individually या फिर एग्रीगेट में, यानी कि कैश सेल्स गड़बड़ है या फिर टोटल सेल्स में गड़बड़ है, कैश भी और क्रेडिट भी. राइट. will not be prevented, PDC, corrected and timely basis by the entity internal control. देखो कंट्रोल रिस्क क्या होता है. कंट्रोल रिस्क का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रोल फैक्टर इंटरनल कंट्रोल होते हैं, आईसी जिसे बोलते हैं. इंटरनल कंट्रोल का काम क्या होता है? सबसे पहले तो मैम इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल होते हैं जो आपकी एसेट्स को, किसी कंपनी की एसेट्स को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, डिटेक्ट करके सकते हो, करेक्ट करें. अब ये क्या है मैम? इंटरनल कंट्रोल एक मैं सिंपल भाषा से समझाती हूँ. एक इंटरनल कंट्रोल ऐसी पॉलिसी होती है, फॉर एग्जांपल कि आपका अगर आप सेल्स करते हैं तो सेल्स आपके 3-4 स्टेप्स में फॉलो होती है. फॉर एग्जांपल कि रिक्विजिशन रिक्वेस्ट आती है, आप कोटेशन मंगवाते हैं, फिर आप अप्रूवल करते हैं, फिर आप स्टोर कीपर से अप्रूवल लेते हैं, फिर वो मतलब वो क्या होती है, वो वेरीफाइड होती है, उसके बाद जाके आपका ऑर्डर अप्रूव होता है. तो ये प्रॉपर स्टेप है. इस प्रॉपर स्टेप को क्या है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है. इस पॉलिसीज को हम क्या बोलेंगे कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है सेल्स के रिगार्डिंग. सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर आपको अप टू 25,000 कैश चाहिए तो आपको कंपनी के वाउचर्स देने पड़ेंगे और अप्रूव कराना पड़ेगा, रिम्बर्स जो भी कराना पड़ेगा, वो भी एक इंटरनल कंट्रोल में आता है. तो इंटरनल कंट्रोल से रिलेट करता है कंट्रोल रिस्क. भैया क्या बोल रहा है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट होती है, कुछ भी बैलेंस में गड़बड़ आती है, तो कंपनी का वो पॉलिसी सिस्टम इतना वीक है. अब पॉलिसी सिस्टम में आपके जूनियर्स, मैनेजर्स, मैनेजमेंट सब आते हैं कि भैया वो उस मिसस्टेटमेंट को ना तो प्रिवेंट कर पाए होने से पहले, ना डिटेक्ट कर पाए, ना करेक्ट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को पता चलता है कि कैश की जो लिमिट है किसी मंथ में कैश की वो 25,000 है, लेकिन कुल मिला के आपके उसने देखा कि 25,000 दो बार गए हुए हैं. भाई लिमिट तो 25 की है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो 50,000 रुपए कैश में गए हैं. नाउ इस पे कंट्रोल कैसा, ये 50,000 चले कैसे गए? सबसे पहले तो अप्रूवल किसने दी, वाउचर्स कहाँ है इसके, किसकी अथॉरिटी से गए हैं, किसके सिग्नेचर हुए, और प्रॉपरली, यानी कि लोगों ने, जो मैनेजमेंट था ना तो उसने ढंग से ये चेक किया, प्रिवेंट करा, ना कंट्रोल किया, ना डिटेक्ट किया. अगर डिटेक्ट कर लेते तो कंट्रोल कर देते, करेक्ट कर देते कि भैया उसको रिवर्स करे. कंट्रोल रिस्क समझ में आया? तो कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन सब चीजों में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में, डिस्क्लोजर में, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली. अगर इंटरनल कंट्रोल में स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता, या कंट्रोल नहीं कर पाता, करेक्ट नहीं कर पाता टाइमली बेसिस पे. राइट. कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क दैट internal control exists and operating in an identity would be not efficient. तो देखा जो चीज गड़बड़ हुई, ये 50,000 गए, जाने चाहिए थे 25,000, ये कैसा हो गया, ये तो गड़बड़ है ना भैया, टाइमली पे करेक्ट नहीं कर पाए. ऑलराइट. now therein way there can be said that there exists an inverse relationship. बेटा कंट्रोल रिस्क में एंड एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल रिस्क में इनवर्स रिलेशनशिप होगा. सिंपल सी बात है,
अगर आपके इंटरनल कंट्रोल, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इंटरनल कंट्रोल आपके एफिशिएंट होंगे तो इंटरनल कंट्रोल से होने वाला जो कंट्रोल रिस्क है वो कम होगा। फिर से बता रही हूँ, अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल एफिशिएंट है, घर में अच्छे से पापा का रॉब है, तो ऑब्वियस की बात है तुम्हारे फेल होने के चांसेस है, गलत डायरेक्शन में चांसेस होने जाने के चांसेस कम है। वैसे ही किसी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो कंट्रोल रिस्क होने के चांसेस कम होते हैं। किसी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल, तुम्हारे किसी के घर में किसी बड़ों का कोई रॉब नहीं है, आप लोग अपनी मर्जी के करते तो ऑब्वियसली उस घर का बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। डोंट टेक मी इन द रॉन्ग सेंस, आई एम ओनली गिविंग द एग्जांपल। ओके, सो कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क यानी कि रिस्क बिगड़ने का, रिस्क होने का ज्यादा चांसेस है। क्लियर? यहाँ पे आप ये रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप देखिए। कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, आप लोग जाके मतलब पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है या कोई और इंटरेस्टेड है तो मेरी स्क्रीन पे ये नंबर फ्रंट हो रहा है, आप स्टॉप करके ये नंबर पे अपनी व्हाट्सएप क्वेरी हमारी टीम को भेज सकते हैं, तो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। है फी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें पर्सनली हम शेयर करते हैं, वी आर नॉट शेयरिंग ऑन दिस थिंग। तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन है या फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल रिस्क कंट्रोल, 1-to-1 बैचेस इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ग्रुप बैचेस इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, सो ऐसा है तो आपके दोनों बैचेस अवेलेबल है हमारी टीम के पास, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल रिस्क, ए कंपनी हैज डिवाइस कंट्रोल दैट कैश एंड चेकबुक वुड बी, तो ये कुछ एग्जांपल है, कैश एंड चेक should be keep in safe locker में रखा है या नहीं रखा, entity has deviated control of fire extinguisher, तो ये सारी चीजें, स्मोक, भैया आग कैसे लग गई, कहाँ थी वो टीम, डिटेक्ट किया था, वर्किंग कंडीशन में थे, नहीं हुआ, ये सारी चीज। क्लियर? कंट्रोल रिस्क आई थिंक समझ में आया। नेक्स्ट है बेटा डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। हमने बात की थी डिटेक्शन रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ऐसे 200 कहता है डिटेक्शन रिस्क इज अ रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द ऑडिट एंड एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट। फिर डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है, तब डिटेक्शन रिस्क तब होता है जब ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को बिल्कुल लो लेवल पे नहीं मतलब नहीं जान पाता कि क्या है, और इसके चक्कर में मतलब उसको डिटेक्ट करने में गलती हुई है। इसका एग्जांपल देती हूँ डिटेक्शन रिस्क का। फॉर एग्जांपल एक मिठाई की शोरूम पे गए, तो आप मिठाई की शोरूम कह रही हूँ, मिठाई की दुकान पे गए, आप लोग टेस्ट करके आप करते हैं नहीं, पता करते कि ये ताजी है या नहीं ताजी। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट थी, उसमें आपने से एक स्वीट ली और आप टेस्ट करने लगे, आप क्या कर रहे हैं, सैंपल कर रहे हैं, आप हर एक को तो नहीं देखेंगे ना। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक मिठाई उठाई और वो मिठाई मतलब आपकी स्टेल निकली, बासी निकली, तो आपने ये बना मान लिया कि वो पूरी जो थाली है, प्लेट है, वो बासी मिठाई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। सेकंड केस में बासी मिठाई थी, लेकिन आपने उसने आपको फोर्स किया, भाई साहब ये चखो, वो कहते हैं ना चखो, और उसको आपको लगा ताजी है और उसने आपको बासी दे दी, तो ये तो डिटेक्शन रिस्क। भैया आप एक सैंपल चूज कर रहे हैं ऑडिटर, अब भैया 1000 करोड़ की सेल है, 1000 करोड़ की सेल है, अब अपनी हर सेल को नहीं चेक कर सकते तो हम सैंपल ले लेते हैं। वो सैंपल अगर आपने सैंपल में से गलत रिस्क डिटेक्ट किया तो दैट्स कॉल्ड द डिटेक्शन रिस्क। For example, company uses auditor of a company uses procedure for the purpose, ये भी एक audit procedure होता है सैंपल लेने का, obtaining audit position, audit risk and reducing audit risk, but there will be remain a risk ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। तो भैया हमेशा सैंपल में एक रिस्क बना रहता है कि हो सकता है कि ऑडिटर ने जो रिस्क सैंपल लिया हो वो ठीक ना हो, जिसकी वजह से पूरा आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो कंक्लूजन है वो डिटेक्शन रिस्क में आ जाएगा। नाउ डिटेक्शन रिस्क दो टाइप के है, जैसे मैंने आपको बताया सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है अगर आप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब तो पूरी प्लेट और सैंपल उसमें से सेलेक्ट करते हैं, वो सैंपल अगर आपका सही निकलता है या गलत निकलता है, उससे होने वाला रिस्क होता है सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर ने मतलब सैंपल पे बेस पे नहीं, अपने बेस पे उसने कंक्लूजन दे दिया कि भैया ऐसा दिख रहा था, ऐसा हो रहा था, वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स है डिटेक्शन रिस्क के, द साइज, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंटरी आर एक्सपेक्टेड टू बी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। However, auditor company does not divert time अटेंड नहीं किया, उसने देखा नहीं, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है सैम्पलिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर है, अल्टरनेटिव का मतलब है कि प्रॉपर्ली चेक करना, उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस, वाउचर्स वगैरह, एंट्रीज वगैरह चेक करना। ऑलराइट, नाउ डिटेक्शन रिस्क में इंक्लूड रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ चेकिंग।
testing larger sample, including competent and experienced person in engagement team. All right. Now next है बेटा, what does an audit not include? It does not refer auditor business risk. भैया बिजनेस रिस्क होने वाले लिटिगेशन से, कोर्ट केस हार गए, पब्लिसिटी एडवर्स, उससे होने वाले लॉस, उसकी वजह से ऐसे कुछ आ रहे हैं, ऑडिटर वो रिस्क को कंसिडर नहीं करता। ऑडिटर हमेशा जो रिस्क कंसिडर करता है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स मौजूद है, जो कि पास्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है या एस्टिमेट्स है, उन पे होने वाले रिस्क या उनपे ओपिनियन देता है। आपका कोर्ट केस चल रहा है, हार जा रहा है, ये सारी चीजें ऑडिटर नहीं करता, राइट। नेक्स्ट, assessment of risk judgment, it's a matter of professional judgment। भैया सिंपल सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या गूगल आपको नहीं बताएगा कि हेलो गूगल आपने या हेलो सीरी आपने पूछा कि भैया ये ऑडिट रिस्क है। नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हो सकता है, और ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके ट्रेनिंग पे। हो सकता है मेरे लिए जो ऑडिट सैंपल है वो आपके लिए ना हो, आपके लिए जो ऑडिट सैंपल है वो मेरे लिए ना हो। इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर एक्सपीरियंस एज एन ऑडिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है और आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमने ऑडिट रिस्क का पोर्शन कंप्लीट किया। तो ऑडिट रिस्क में कुल मिला के क्या होता है? ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क क्या है? इनअप्रोप्रिएट ऑडिटर ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। ए फंक्शन ऑफ रिस्क मटेरियल एंड डिटेक्शन रिस्क, जो मैंने आपको चार्ट बनाया था, प्लीज जिसने नहीं दिया पॉज करके वो चार्ट बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, what does it does not include? Auditor business, loss of litigation, adverse publicity, it's not included in that. Risk that auditor might express an opinion that is financial statement and materially stated, they are not. तो ये सेम चार्ट है। Audit risk contain risk of material misstatement and detection risk, inherent risk, control risk, sampling, non-sampling risk, that I already told you. Okay, so ये जो मैंने आपको functions बताए थे ऑडिट रिस्क के, risk of material misstatement, detection risk, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल एंड डिटेक्शन। ओके, तो ये आपका है, हम कर चुके हैं। नाउ हम इसके इलिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, XYZ is engaged in the business and running several stores dealing in the variety of items such as already made garments such as area, season, shoes. There were a security tags on each and every item. Moreover, inventory records are physically verified on monthly method. Discuss the type of inherent controls। अभी आपको परसेप्शन बेस्ड करना है, आप इसके ऑडिटर हैं। तो इनहेरेंट रिस्क क्या हो सकता है? इनहेरेंट रिस्क हो सकता है आपका छुपा हुआ रिस्क, बिकॉज आइटम्स में हैव बीन मेड अपलोड। भैया लोगों, क्या पता एम्प्लॉइज ने जो आइटम छुपा दिया हो, प्रॉपर आपको नहीं दिखाया हो। ठीक है, तो वो इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी टैग्स ढंग से, मोर ओवर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स फिजिकली वेरीफाइड ऑन मंथली बेसिस। भैया जो मंथली बेसिस पे वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंटरी का, वो ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड वन इज डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिटर चेक्स द एफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस कंट्रोल, दैट वुड बी ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ये ऑडिटर देख सकता है। तो एक परसेप्शन से, अपने परसेप्शन के हिसाब से आपने एक केसेस में तीनों रिस्क बताए, राइट। इलस्ट्रेशन 2, आपको इलस्ट्रेशन 2 टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। ओके, तो ऑडिट रिस्क का हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे 200 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जो कि कल रिलीज होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप अपने पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। के पार्ट्स में करेंगे तो बहुत रहेगा कि आपने एक ऑडिट रिस्क को पढ़ लिया। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।